हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असहाय एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की किताब संचयन का तीसरा चैप्टर कल्लू कुमार की उनाकोटी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो उनाकोटी का आपको अर्थ बताना है और बताना है कि ये जो स्थान है वो उनाकोटी नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा कि उनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से एक कम। तो त्रिपुरा में एक जगह है जिसका नाम है उनाकोटी। तो इसके लिए एक दंत कथा है कि कल्लू नाम का एक कुम्हार था। तो कल्लू नाम का जो ये कुम्हार था उसने शिवजी के साथ रहने की प्रार्थना की। तो जो पार्वती होती है वो शिवजी से कहती हैं कि इसको अपने साथ ले चलो। तो जो शिवजी होते हैं वो उसके सामने शर्त रखते हैं कि तुमको क्या करना है, एक रात में मेरी 1 करोड़ मूर्तियाँ बनानी हैं। तो जो कल्लू कुमार था वो शिवजी के साथ जाना चाहता था। तो उसको लग रहा था कि अगर वो एक रात में 1 करोड़ मूर्ति बना देगा शिवजी की तो वो उनके साथ कैलाश पर्वत पर जा सकेगा। इसलिए उसने क्या किया, पूरी रात बैठा रहा वो और मूर्तियाँ बनाता रहा। लेकिन जब सुबह हुई उसको लगा कि मूर्तियाँ बन गई होंगी, लेकिन जब सुबह हुई तो जब गिना गया मूर्तियों को तो उसमें 1 करोड़ से एक कम निकली। तो वो बना नहीं पाया। तो जैसा कि शिवजी ने शर्त रखी थी कि वो 1 करोड़ मूर्तियाँ बनाएगा तभी वो उनके साथ जा सकेगा, लेकिन वो नहीं बना पाया। तो शिवजी को एक बहाना मिल गया उसको ना ले जाने का, और जो कल्लू था वो वहीं पर रह गया। तब से इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ गया, मतलब 1 करोड़ से एक कम। तो 1 करोड़ से एक कम यहाँ पर क्या है, शिवजी की मूर्तियाँ हैं। तो ये स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो ये स्थान इस नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ से एक कम मूर्तियाँ हैं और एक ही जगह पर इतनी सारी मूर्तियाँ होने के कारण ये जो स्थान है बहुत अधिक फेमस है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है कि पाठ के संदर्भ में उनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर गंगा को पृथ्वी पर उतरना पड़ा, परंतु गंगा का जो वेग था वो इतना अधिक तेज था कि यदि पृथ्वी पर वो सीधी उतरती तो पृथ्वी इसके वेग से क्या होता, धंस सकती थी। इसका जो बहाव था इतना अधिक तेज था, अगर ये सीधी पृथ्वी पे आती तो पृथ्वी जो है वो इसके वेग से धंस जाती। इसलिए इसके तेज को रोकने के लिए जो शिवजी हैं उनको तैयार किया गया कि वो क्या करें, गंगा को अपनी जटाओं में उतारें ताकि इसका जो वेग है वो कम हो जाए गंगा का, और जो गंगा है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे। तो इस तरह शिवजी को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और बाद में धीरे धीरे बहने दें। तो शिवजी का जो चेहरा है वो एक चट्टान है वहाँ पर, उस पर बना हुआ है, और उनकी जटाएं 2 पहाड़ियाँ जो हैं, पहाड़ हैं, उनकी चोटियों पर फैली हुई हैं। उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। तो यहाँ पूरे साल बहने वाला जलप्रपात है जिसे गंगा जल की तरह ही पवित्र माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। तो कहा जाता है कि कल्लू कुमार के कारण ही इस स्थान का नाम उनाकोटी पड़ा। तो वह शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, लेकिन जो शिवजी थे उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि उसे एक रात में शिव की 1 करोड़, 1 कोटि मतलब 1 करोड़ मूर्तियाँ बनानी होंगी। तो कल्लू कैलाश पर जाने की धुन में क्या करता है, मूर्तियाँ बनाने में जुट जाता है। लेकिन सुबह हो जाती है और जब मूर्तियाँ गिनी जाती हैं तो एक मूर्ति कम होती है। तो जो शिवजी हैं उनको क्या हुआ, जो कल्लू था उसको अपने साथ ले जाने का जो ना ले जाने का जो बहाना था वो मिल गया, शिव को उसे छुड़ाने का बहाना मिल गया, और जो कल्लू था वो वहीं रह गया। तो इस तरह से कल्लू कुमार का नाम उनाकोटी से हमेशा के लिए जुड़ गया। का अगला प्रश्न है कि मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी हुई है। तो आंसर होगा, लेखक मनु में शूटिंग करने में व्यस्त थे। तभी क्या होता है, सीआरपीएफ का एक जवान आता है
और बताता है कि निचली पहाड़ियों पर जहाँ 2 पत्थर पड़े हुए हैं वहाँ 2 दिन पहले ही क्या हुआ था, एक जवान को विद्रोहियों ने मार डाला था। तो इतना जब उन्होंने सुना, इतना जब उस जवान को विद्रोहियों ने मार डाला, इतना सुनते ही लेखक को बहुत अधिक डर लगा। तो उनको ऐसा लगा जैसे कि उनकी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई हो, मतलब वो बहुत अधिक घबरा गए, बहुत अधिक डर गए ये खबर सुनकर। आपका अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना, मतलब यहाँ पे बहुत से धर्म कैसे हैं। तो त्रिपुरा में क्या होता है, लगातार बाहरी लोग आते रहते हैं। तो त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहे, इससे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना। तो यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियाँ और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत से बाहर के जो धर्म के लोग होते हैं वो आते रहते हैं, इसलिए ये बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना। आपका अगला प्रश्न है कि टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ, समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। तो टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषिदास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक हस्तियों से हुआ। मंजू ऋषिदास नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंट बिछवाने के लिए कार्य किया था। और जो हेमंत कुमार जी हैं वो त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक गायक हैं और इनको 1996 में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। अपनी युवावस्था में वो पीपल्स सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे। अब वो चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, कैलाश नगर के जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। तो जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में बताया कि आलू की बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर होती है। अब त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात जो है वो पड़ोसी राज्यों और देशों को भी किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताएं। तो त्रिपुरा में अनेकों घरेलू उद्योग चलते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना, गले में पहनने की जो मालाएं होती हैं वो बनाना। अगरबत्ती के लिए सीकों को तैयार किया जाता है, तो यह गुजरात और कर्नाटक में भेजी जाती हैं। त्रिपुरा में जो बांस की पतली पतली सीकें हैं वो तैयार की जाती हैं और इनको कर्नाटक और गुजरात में भेजा जाता है ताकि अगरबत्तियाँ जो हैं वो तैयार की जा सकें। तो त्रिपुरा में बांस बहुतायत में मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो इस बांस से टोकरियाँ, सजावटी वस्तुएं आदि भी तैयार की जाती हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।